नमस्ते। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑल्सो कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो लाइट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ब्रांच है फिजिक्स का। आपको मैं याद दिलाऊं तो हमने कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ ली है। हमने मैकेनिक्स कंप्लीटली पढ़ लिया है, हमने थर्मल साइंस पढ़ लिया है और इलेक्ट्रिसिटी पार्ट मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो लाइट पढ़ लेंगे, लाइट पढ़ने के बाद बचेगा हमारा मैग्नेटिज्म पार्ट। ठीक है, और मैग्नेटिज्म के बाद आएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो ये जो ऑप्टिक्स है उसमें दो चैप्टर्स हैं। एक आपका जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा आएगा वेव ऑप्टिक्स। तो एक लेआउट समझ लेते हैं हम इनका। तो ऑप्टिक्स, हियर द रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो जो रे ऑप्टिक्स है इसको आप मैक्रोस्कोपिक ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं। हम एट लार्ज चीज़ों की बात कर रहे होंगे इधर, और वेव ऑप्टिक्स में हम थोड़ा और माइन्यूट चीज़ों की बात कर रहे होंगे। तो अगर मैं बताऊं कि रे ऑप्टिक्स में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन का एक हिस्सा होता है डिस्पर्शन। ओके, और रे ऑप्टिक्स में हम ये जो फिनोमेना पढ़ने वाले हैं इसकी फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं तो इसकी साइंटिफिक फिलॉसफी ये है कि हियर वी अज्यूम दैट लाइट्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो यहां पे हम लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की हम यहां पे बात करते हैं। वेव ऑप्टिक्स, यहां पे हम लाइट के वेव नेचर की बात करते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट, बड़ी सुंदर सी कहानी है लाइट को लेके, है ना। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसे ये क्वेश्चन बहुत स्टार्टिंग से ही परेशान करता रहा है, या लोग जानने के लिए काफी उत्सुक रहे हैं कि ये लाइट क्या होता है। ठीक है, और जैसे जैसे साइंस बिल्डअप हुआ, लोगों ने अपने अपनी थ्योरीज दी, सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बताए। फिर आगे के एक्सपेरिमेंट्स ने पुराने एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो नहीं किया, देन थ्योरीज डिवाइडेड एंड ब्रांचेस बिकम एंड सो ऑन। सो वेव नेचर ऑफ लाइट, इसमें हम बात कर रहे होंगे इंटरफेरेंस की, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, ये पोर्शन आपका सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस में आता है, यानी एडवांस में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, इंटरफेरेंस। यहां पर भी आखिरी में मैं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो भी आपका सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस में आता है। ठीक है, तो ये है जो ऑप्टिक्स आपको पूरी पढ़नी है यहां पे। ऑलराइट, और फिलहाल हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, दो चैप्टर्स हैं, और जो दूसरा चैप्टर है उसे हम मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद, यानी मॉडर्न फिजिक्स से जस्ट पहले पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स को। ठीक है, तो आज हम बहुत बेसिक सी बातें करेंगे लाइट के बारे में, कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है और क्या डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स हैं लाइट को लेके साइंटिस्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं लाइट क्या होता है। बेसिकली इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कुछ कुछ बातें हैं जो आपने सरफेसियली पढ़ी होंगी इन योर 10th स्टैंडर्ड और
जिसमें भी आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स और ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स प्रिंसिपल्स लगभग वैसे ही हैं। सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें देखने लायक बनाती है, ठीक है, विच एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड। अब लाइट जो हम समझते हैं, हम क्या समझते हैं कि लाइट यानी प्रकाश और डार्क अंधेरा, हमारे लिए दो ये डिफरेंट फेजेस है ना, दिन होता है और रात होती है, ओके। बट लाइट इज ए वेरी ब्रॉड टर्म, ओके, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑल टुगेदर, उसे हम लाइट बुलाते हैं। इट इंक्लूड्स योर गामा रेज, एक्स रेज, देन गामा रेज से भी ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हैं कॉस्मिक रेज, ओके। देन आपका यूवी रेज, देन कम्स द विजिबल रीजन, है ना, जिसे हम लाइट समझते हैं डे टू डे लाइफ में। देन उसके बाद आते हैं आपके इंफ्रारेड रेडिएशंस, देन माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स, मीटर वेव्स, ये फिर आगे चलता रहता है, ठीक है। एंड वी आर सराउंडेड बाय रेडिएशंस। अर्थ में से ढेर सारी इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही है, जो स्टार्स हैं उनमें से ढेर सारी रेडिएशंस निकल रही हैं अलग अलग एनर्जी की, ठीक है। अर्थ के चारों ओर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट हैं, जो कि सर्टेन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करा देते हैं, सर्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारे तक ठीक ठाक सेफ लिमिट वाली रेडिएशंस पहुंचती हैं, तो इसीलिए हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पे। अपने ओजोन के बारे में सुना ही होगा, विच एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट, ओके। सो लाइट हैज ए वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। शायद मैं आपको कहीं बता चुका हूँ ये, ठीक है, नहीं बताया तो इधर सुन लीजिए आप। तो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसको मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो एनर्जी आपकी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी आपके इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और वेवलेंथ आपकी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो हियर लेट्स टॉक अबाउट विजिबल फर्स्ट। सो दिस इज विजिबल। विजिबल में कितने कलर्स होते हैं आपके पास? 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स यू हैव। तो विजिबल को अगर अपन एक्सपेंड करते हैं, देन वी गेट दीज कलर्स, नेमली वायलेट, देन आपको याद होगा विवग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। सो these are the discrete wavelengths we have in this visible light, ठीक है। अब इनमें भी मैं आपको बता दूं, इनमें ऊपर की तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ ही आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और नीचे की तरफ आपकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो आप अब अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि कौन सा कलर ज़्यादा एनर्जी रखता है, कौन सा कलर ज़्यादा वेवलेंथ रखता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखता है। आपको मैं और ज़्यादा चीज़ें ये समझाऊंगा इन वेव ऑप्टिक्स, पर फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि एनर्जी इस फॉर्मूले से अपन समझ सकते हैं, इक्वल टू HF। ये आपकी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन होती है। अब यहाँ बिल्कुल मत पूछना कि फोटोन क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट इन मॉडर्न फिजिक्स स्पेशली। तो आप यहाँ से बस ये सोच लें कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रीक्वेंसी, नथिंग मोर, एंड द वेवलेंथ, यू नो, दे ऑल विल मूव विद द सेम स्पीड, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ये वेव्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इनकी स्पीड सबकी सेम होती है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है, ओके। सो ये आपका विजिबल है, और विजिबल में अगर मैं इधर आऊँगा तो ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड
UV, ठीक है, UV, then you have this X-rays, then you have gamma rays, and here you have the cosmic के ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं है, कॉस्मिक रेस। तो ये आप देख पा रहे हैं, एनर्जी में ये लोग ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा है, और वेवलेंथ में क्या होंगे, कम होंगे। और इस साइड आप लोग देखेंगे कि आपको मिलेगा इंफ्रारेड। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कौन सा कलर है आपका, रेड, और ये कौन सा कलर है आपका, वायलेट, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट यानी जो वायलेट है उससे भी ज्यादा एनर्जी रखने वाला, और इंफ्रारेड यानी रेड से भी कम एनर्जी रखने वाला कलर। अब ये आपका इंफ्रारेड हो गया। इंफ्रारेड के बाद आपको मिलते हैं माइक्रोवेव। इनका नाम ही ऐसे ही पड़ा है कि इनकी जो वेवलेंथ है वो माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर की हो जाती है। दे आर माइक्रोवेव। देन वी हैव रेडियो वेव्स, इनकी वेवलेंथ और ज्यादा है, एनर्जी कम होती जाती है। एंड मीटर वेव, इस तरीके से ये स्पेक्ट्रम है आपका। और हम जो दुनिया देखते हैं वो ये देखते हैं। और इस चैप्टर में, यानी पहला चैप्टर है अपना कौन सा, द लाइट। दिस इज द लाइट फॉर अस, विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सातों जब मिल जाते हैं, यानी एक बीम है जिसमें सातों कलर है, ठीक है, सेम इंटेंसिटी में, तो फिर ये बन जाती है कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट है। ऑलराइट, तो हम पढ़ने वाले हैं ये पार्ट। तो समझ गए ये पार्ट आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, एक हेडिंग बना लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, लाइट ट्रेवल्स in a straight line, light travels in a straight line and ये जो straight line traveling है इसे क्या भी बोलते हैं, also called rectilinear propagation, rectilinear propagation। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, शैडो फॉर्मेशन, ठीक है। शैडोज आर प्रूफ दैट द लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके। एंड दिस फैक्ट विल बी overruled in the wave optics. There's an experiment called diffraction interference. There are like bands at the corners of different sharp objects and wide bands, and you can't explain on the basis of this rectilinear propagation. That's why it has a different dimension. हम वहाँ पे बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए हम शैडो फॉर्मेशन को एज ए लॉजिक ट्रीट कर लेते हैं कि लाइट कैसे मूव करता है स्ट्रेट लाइन में। और वो गलत भी नहीं है, आप अपने आसपास की बहुत सारी दुनिया को सिर्फ किस फैक्ट से समझ सकते हैं कि लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। एंड वन थिंग आई कैन टेल यू, लाइट इज ए मिस्ट्री फॉर अस स्टिल। सो हम कुछ ही जानते हैं, और हम उतना ही जान सकते हैं जितना हमारे सेंसेस अलाउ करते हैं। हमने अपने सेंसेस से भी ज़्यादा एडवांस सेंसर्स बना लिए हैं कि जो आंखें नहीं देख पाती है, वो मेरे पास इंफ्रारेड कैमरेज हैं, यूवी रेज डिटेक्टर्स है, वो भी देख सकते हैं। यस, तो हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और ऐसी दुनिया भी देख रहे हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखती है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसे हम सिंबल C यूज करते हैं, है ना। एंड द नंबर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ये नंबर फाइंड कैसे किया। लाइक
हाउ दे कंक्लूडेड दैट स्पीड ऑफ लाइट इज दिस मच। बोर्ड पर लिखा हुआ बहुत छोटा नंबर दिख रहा है भाई, पर ये बहुत 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 ज्यादा है। सन और अर्थ के बीच की दूरी का आप आइडिया ऐसे लगा सकते हैं कि सन से अर्थ की तक जो लाइट आती है वो कुछ मिनट्स में आती है। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, वो आप देख लेना। पर सोचो भाई, एक सेकंड में कितना है ये, 3 इंटू 10⁸, तो एक मिनट मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 60 से, दैट मच ऑफ डिस्टेंस। तो इसीलिए लाइट ईयर एक यूनिट होती है कि एक साल में लाइट कितना चलता है, दैट इज लाइट ईयर। तो आप तो सोच सकते हैं एक साल में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में ही सेकंड होते हैं। 86400 से आप 365 से मल्टीप्लाई करिए, तो इट विल बी ए ह्यूज डिस्टेंस। एंड देयर आर स्टार्स जो हमसे कितनी दूरी पे हैं, फ्यू लाइट ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि उनसे अगर लाइट आज चलना चालू की है तो हम तक आते आते उसे एक साल लग जाएगा। यस, मतलब आज मैं आसमान में जो मुंह उठा के सितारे देख रहा हूं, वो एक्चुअली उनकी लोकेशन आज से एक साल पहले थी। आप इतिहास देख रहे हैं, है ना। आपके पास जो आज मैसेज पहुंचा है, जो एनर्जी आपके पास पहुंची है, वो एनर्जी उस स्टार से कब निकली थी, एक साल पहले। सो दैट्स द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्स। और एक लाइट ईयर नहीं भाई, हजारों लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में अगर आपका कभी इंटरेस्ट हो तो आपको इस पार्ट के साथ खूब ज्यादा डील करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो सोचो अगर कोई स्टार 100 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, और आप पैदा हुए और आपने आंखें खोली और आपने आसमान देखा और आपको वो तारा दिखाई दिया, तो वो लाइट आपके बर्थ से 100 साल पहले चली थी। मतलब आप हो सकता है पुनर्जन्म अगर अपन सही मान लें तो आप कहीं और कहीं कुछ और हो सकते हैं। खैर, दिस इज द डायमेंशन। वेल, अब हम जो समझते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वो ये है कि लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड रखती है। तो ये बात और छाप लीजिए। अगला पॉइंट, लाइट travels at different speeds in different medium. Travels at different speed in different medium. Okay. अगला पॉइंट, लाइट अपना रास्ता कब बदलेगी। यानी हम ये सब फाउंडेशन स्टोन्स रख रहे हैं, हम रूल्स सेट कर रहे हैं चैप्टर के, है, ये हमारी समझ है, ठीक है। जैसे अपन कोई भी गेम, जैसे क्रिकेट खेलना है, बिना रूल्स के क्रिकेट का कोई सेंस नहीं है, किसी भी चीज का बिना रूल के सेंस नहीं है। तो अगला रूल क्या है कि लाइट पाथ कब चेंज करती है। लाइट पाथ तब चेंज करेगी जब मीडियम बदलेगा। यानी एक यूनिफॉर्म मीडियम में अगर वो जा रही है तो वो एक सीधे रास्ते में जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। अगर मीडियम बदलेगा तो वो मुड़ेगी। ये हमारी समझ है रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, लाइट चेंजेस its path only when it travels from one medium to the another medium. One medium to another medium. आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज ये मेरा जो हाथ है इसे आप बाउंड्री के जैसे ट्रीट कर लीजिए, ठीक है। इधर से लाइट आ रही थी इस तरीके से, अगर इधर का मीडियम भी सेम होता तो ये इसी तरीके से नीचे चली जाती, पर इधर मीडियम डिफरेंट होने से हो सकता है ये अब ऐसी चली जाए, या हो सकता है ये ऐसी चली जाए दूसरे मीडियम में। ओके, सो इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं, चलो यहां लिखवा दे रहा हूं। वैसे वेव ऑप्टिक्स का पॉइंट है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, is electromagnetic radiation, और ये टर्म यूज किया था मैक्सवेल ने, ठीक है। और उनके मैक्सवेल की थ्योरी भी है, हम EM रेडिएशंस में इसके बारे में बात करेंगे, हाउ ही कंक्लूडेड। तो इससे सुनने में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हैज समथिंग टू डू विद लाइट, मे बी। ओके, तो उन्होंने बोला कि लाइट जब ट्रैवल करती है तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से ट्रैवल करती है। सुनने में भी आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गया। फिर तो भाई ऐसा लाइट होती तो किसी कंडक्टर के अंदर ऐसे करंट वरेंट मूव कर जाना चाहिए था। इट्स अ डिफरेंट थिंग, हम वहां पे बात करेंगे। बट हाँ, मैक्सवेल, उन्होंने बहुत मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स थ्योरी है वो मैक्सवेल की,
ठीक है, फिजिक्स से ज़्यादा मैथमेटिक्स लगता है, पर हाँ लॉजिक्स है उसमें। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब वो ट्रैवल करती है तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, और उनकी ऑसिलेशन का जो प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, और लाइट इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो ये बात आप लिख लीजिए। तो हमने आपको लिखवा दिया है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and it consists of vibrating electric and magnetic fields. Consists of vibrating electric and magnetic fields and direction of propagation of light is perpendicular to both इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ इस तरीके से, सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये खुद भी एक दूसरे के कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। बी इज सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ई इज फॉर इलेक्ट्रिक, और इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइट प्रोपगेट करती है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप वाई या क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। पर हाँ, इनको समझने के लिए कि यही क्यों है, आपको काफी इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है, जो कि हम 12th स्टैंडर्ड में उतना डिटेल में जाते नहीं है। ठीक है, पर हाँ जितना जरूरत होगी मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जस्ट मेरे माइंड में अभी आ रहा है कि जब लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है, तो फिर मीडियम की जो परमिटिविटी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपगेशन को डिसाइड करती थी। मैंने आपको बताया था परमिटिविटी, लेटर ऑन रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल रहे थे, है ना। तो जहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा था वहां फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती थी। तो क्या यही रीजन है कि लाइट अलग अलग मीडियम में कुछ स्पीड अलग रखती है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस जो हैं वो कुछ लिमिटेड या कम या ज्यादा हो जाते होंगे। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल किल कर दिया जाता होगा, कहीं पे नहीं, एंड सो ऑन। सो क्या स्पीड ऑफ लाइट कहीं ना कहीं ये एप्सिलॉन नॉट, ये जो परमिटिविटी थी, वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ाऊंगा तो परमिएबिलिटी एक टर्म आएगा, वो मीडियम के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। विल दे बी रिलेटेड टू समहाउ द स्पीड ऑफ लाइट? we'll see later on, है ना। ओके अब ये फॉर्मूला तो आपने लिख ही लिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, चलो मैं आपको अगर लिखवा दूं v इक्वल टू एफ लैम्डा, वेयर v इज स्पीड ऑफ लाइट, लिख लो वापस से, स्पीड ऑफ लाइट in a medium, f is frequency and lambda is wavelength of light in the medium. well, मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ नहीं लिखा है, ये मैं आपको वेव्स में पहले ही सिखा चुका हूं। लाइट भी एक वेव है, ठीक है, मैक्सवेल के हिसाब से ये फॉर्मूला उधर ही यूज होगा। तो आपको मैं बता चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट चेंजेस विद मीडियम चेंज, बट हाँ स्पीड किसके साथ चेंज हो जाती है? मीडियम के साथ, और वेवलेंथ भी किसके साथ चेंज हो जाती है? मीडियम के साथ। तो ये लाइन आप वापस छाप लीजिए, दिस इज ट्रू फॉर लाइट ऑल्सो। ठीक है, तो लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, frequency of light does not change with change in medium, with change in medium. However, its speed and wavelength, its speed and wavelength changes with medium.
तो एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो मुझे लाल रंग की दिख रही है, हवा में रखी हुई है, मैं भी हवा में हूं, वो ऑब्जेक्ट अगर मैं पानी में रख दूं और मैं पानी के अंदर ही चला जाऊं, फिर देखूं, क्या वो मुझे लाल दिखेगी या कोई दूसरा रंग हो जाएगा उसका? तो जो रंग है वो क्या है? What colors are? तो बेसिकली कलर्स आर some feelings, or you say the speculation of human brain with these numbers like frequencies. ठीक है, तो आपके रेटिना पे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन पड़ता है, वहां पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, वो आपके ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन रीड करता है, स्टिमुलेशन होता है उसमें, और आप कुछ रिएक्ट करते हैं। आपके घर वाले आपको बता देते हैं कि इस रिएक्शन को लाल बोलते हैं, उसने स्टोर कर दिया, और जब भी आपके माइंड में वो हलचल होती है आप मानते हैं कि वो लाल कलर है। ठीक है, सो कलर्स आर वेरी मच पर्सपेक्टिव बेस्ड। ठीक है, मुझे कोई चीज लाल दिख रही है तो कोई पर्सन एक्स को हो सकता है वो दिख ही नहीं रही हो। ओके, सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। एनीवे, पर हमारे लिए ये नंबर्स हैं, मतलब ये जो नाम हमने अंग्रेजी में दिए हुए हैं, दे आर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अनआंसर्ड ही छोड़ता हूं, इसका आंसर आप जरूर ढूंढिए। ओके, तो चलिए, तो इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज तो मैंने लाइट की ऐसे ही बातें की है। चलते चलते एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन। न्यूटन ने लाइट के ऊपर बहुत काम किया है। ठीक है, न्यूटन ने ग्रेविटेशन में बहुत काम किया था। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन तो आप पढ़ के आए हैं उनका। तो लाइट में न्यूटन ने एक किताब भी लिखी थी, मुझे उसका नाम कॉन्फिडेंस के साथ याद नहीं है, ऑप्टिका आई होप उसका नाम था। ठीक है, तो उस किताब में उन्होंने ये समझाया था कि मिरर्स आप लोग समझते हैं ना, जिसमें आप खुद की इमेजेस देखते हैं, तो मिरर्स में इमेजेस बनती कैसे है? तो ही एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। उन्होंने बोला आप मान लो लाइट बहुत सारी टेनिस बॉल से मिलके बनी है, बहुत सारी टेनिस बॉल लगातार गिर रही है एक सरफेस पे, तो जिस एंगल पे वो हिट कर रही है उसी एंगल पे वो रिबाउंड कर रही है। So he gave this theory of reflection. He was successful. His explanation was successful. And वो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट की इमेज किधर बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी। ये सब कहानियां आप इस बेसिस पे ही ला सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये किसने समझाया था? सबसे पहले न्यूटन ने। और न्यूटन ने क्या तथ्य, यानी उसके पीछे जो लॉजिक क्या दिया था कि लाइट जिन पार्टिकल से मिलके बनी है वो पार्टिकल सरफेस के साथ क्या कर रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और न्यूटन ने उन पार्टिकल्स को नाम कॉर्पस ऐसा कुछ नाम था, है ना, दिया था। और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट आई थी उस टाइम पे न्यूटन ने। सब खुश थे, सबको समझ में आ गया था भाई यस वी नो लाइट, है ना। और रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो पा रहा था, ये भी एक्सप्लेन हो जा रहा था कि भाई एक चम्मच है जो एक ग्लास के अंदर है, तो चम्मच का जो हिस्सा पानी के अंदर है देखने पे मुड़ा हुआ क्यों दिखता है, ये भी समझ में आ जा रहा था, है ना। जो सूरज है वो ऐसा सनराइज और सनसेट के टाइम पे गोल की बजाय ऐसा इलिप्स जैसा क्यों दिखता है, चपटा क्यों दिखता है, या ऐसा क्यों लगता है कि इसे पिचका दिया ऊपर नीचे से, ये भी समझा दिया न्यूटन का ये पार्टिकल जो मॉडल था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट थे हाइगन। ठीक है, हाइगन ने बोला कि भाई नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है ना। वेव मोशन भी आ गया था उस टाइम तक, तो लाइट वेव है। बट हाइगन कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं बता पाए, हाइगन की वो थ्योरी ही रह गई, हाइगन्स थ्योरी ऑफ वेव्स। हम पढ़ेंगे इन वेव ऑप्टिक्स, उसमें क्या कमियां थी वो भी हम देखेंगे। तो उन्होंने न्यूटन के आसपास ही, एग्जैक्ट टाइमलाइन मुझे याद नहीं है, तो ये बताया था कि लाइट वेव है। बट न्यूटन वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल दैट टाइम, तो उनकी थ्योरी को चैलेंज कर आप ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते थे, तो उसे कोई तवज्जो नहीं मिली हाइगन्स थ्योरी को। और ये माना जाता रहा कि लाइट एक पार्टिकल है, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स है जो हमें दिखते नहीं है और मूव कर रहे हैं वो। और जब आप खड़े हो जाते हैं, पीछे लाइट सोर्स है, तो आपकी बॉडी उन पार्टिकल्स को रोक लेती है, आगे नहीं जाने देती, इसलिए क्या बन जाती है वहां पे फिर? शैडो। ऑलराइट, उसके बाद 1800 और 1900 के बीच में मैक्सवेल थ्योरी आती है। ठीक है,
और मैक्सवेल से भी पहले की बात है, एक साइंटिस्ट होते हैं थॉमस यंग। तो थॉमस यंग का फेमस एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम पढ़ेंगे इन इंटरफेरेंस। ओके, तो दैट एक्सपेरिमेंट वाज वेरी शॉकिंग टू द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट टाइम, बिकॉज दैट एक्सपेरिमेंट वाज लाइक कि वो पार्टिकल नेचर जो न्यूटन की थ्योरी थी उससे एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था मैं अभी बिल्कुल बात नहीं करूंगा, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो भाई फिर उस एक्सपेरिमेंट के बाद, अब आप साइंस में सब कुछ मना कर सकते हैं, पर कुछ ऐसी फिनोमेना जो मैं 10 बार करके देख रहा हूं उसी सेटअप में और वैसा ही बिहेवियर आ रहा है, मतलब वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या मान लिया गया कि लाइट क्या है, वेव है, क्योंकि वेव का जो इंटरफेरेंस का आइडिया आपको पता है इंटरफेरेंस क्या होता है ना, कि वेव जब कोलाइड करती है तो वो पार्टिकल की तरह कोलाइड नहीं करती कि बिखर गई, वो ऐसे क्रॉस कर जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ओके, सो अगर वो फैक्ट अगर हम कंसीडर कर लें, इंटरफेरेंस जैसा पॉइंट कंसीडर कर लें, तो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट एक्सप्लेन किए जा सकते हैं थ्योरेटिकली। तो फिर मजबूरन ये मान लिया गया कि अब लाइट वेव है। चलो भाई, हाइगन फेमस हो गए क्योंकि यंग्स ने हाइगन की थ्योरी को यूज करके समझा दिया था कि मेरा एक्सपेरिमेंट वेव थ्योरी को सपोर्ट करता है। उसके बाद डाउन द लाइन मैक्सवेल यूज हैवी मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के जमाना चालू हो गया था उस टाइम से, ठीक है। तो उन्होंने कुछ भी मैथमेटिक्स सॉल्व करके और प्रूफ कर दिया कि लाइट ना केवल वेव है जबकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन मैथमेटिकली कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ लाइट, एंड इट वाज मैचिंग विद द एक्सपेरिमेंट्स जो लोगों ने पहले कंडक्ट किए थे टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि स्पीड ऑफ लाइट के एक्सपेरिमेंट लोगों ने कैसे डिजाइन किए थे। अगर आपको पढ़ना है तो आप विकिपीडिया गूगल पे पढ़िए जाके, अगर आपको इंटरेस्ट है। हमारे सिलेबस में नहीं है वो एक्सपेरिमेंट्स। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 1905 तक आ गए हम, है ना। हम स्टार्ट किए थे न्यूटन के जमाने से 1600-1700 से, और हम अभी 1900 पे आ गए। 200 साल का ये पीरियड गया और लोगों की भावनाएं बदल गई कि लाइट पार्टिकल नहीं है, अब लाइट क्या है, वेव है। सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि वेव रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर देती थी, रिफ्रैक्शन को भी कर देती थी, और साथ में यंग्स डबल स्लिट यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये भी एक्सप्लेन हो गया था। सो एवरीथिंग वाज वेरी गुड। In 1905, Einstein published a paper on photoelectric effect, that when you expose a metal in light of certain frequency, electron emits. तब इलेक्ट्रॉन का जमाना आ गया था, है ना। एटम क्या है ये सब लोग जानना स्टार्ट कर दिए थे। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह में टाइमलाइन देख लेना। तो 1905 में वो पेपर पब्लिश हुआ, और उनके एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स थे वो वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं हो रहे थे। ओके, यानी जो मैक्सवेल की वेव थ्योरी थी और उसी ड्यूरेशन में जो हाइगन्स की थ्योरी थी, थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट था, उन सब के जो आउटकम थे उनकी थ्योरी के बेसिस पे आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था वहां पे। तो फिर कैसे, फिर एक और साइंटिस्ट पिक्चर में आते हैं, प्लैंक। आपने पढ़ा होगा प्लैंक्स लॉ इन केमिस्ट्री, ठीक है। मैं भी पढ़ाऊंगा आपको मॉडर्न फिजिक्स में। ही गेव दिस थ्योरी ऑफ क्वांटम थ्योरी, ही गेव द नेम क्वांटा ऑफ लाइट, फोटॉन, and that theory was successful to explain the Einstein's photoelectric experiment. So भाई अब क्या करें, अब एक्सपेरिमेंट है, आउटकम आ रहा है, तो फिर क्या मान लिया गया कि लाइट पार्टिकल है। पर लाइट को जैसे पार्टिकल माने तो थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा फिर एक्सप्लेन, तो मान लिया गया कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, मतलब यहाँ पे प्रकाश भी है और अंधकार भी है, सब है, ठीक है। तो इसको बोल दिया गया डुअलिटी, डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट। आपने कभी सुना भी होगा लाइट पॉसेस डुअल बिहेवियर, मतलब वो वेव जैसा भी है और पार्टिकल जैसा भी है। लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, पर हाँ था ये। उसके बाद 1913 में यूरोप की कोई कंट्री के प्रिंस थे, राजाशाही चलती थी उस टाइम पे, उन्होंने एक दिस डुअल बिहेवियर को और नई डायमेंशन दे दी। उन्होंने बोला ना केवल लाइट, जबकि इस प्रकृति की हर चीज डुअल है, हम भी वेव नेचर रखते हैं। एंड उन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, एंड द फेमस डी ब्रॉगली वेवलेंथ, शायद आपने सुना हो। तो फिर वहां से डुअल नेचर आया, एंड दैट वाज द फाउंडेशन फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स एंड द क्वांटम फिजिक्स।
ठीक है। और फिर फिजिक्स बिकेम मच लाइक मैथमेटिक्स, अगर आप पढ़ेंगे उसके बाद की फिजिक्स, ठीक है। श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन आई, वहां पे आपने देखी होगी कैसी दिखती है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। सो this is the journey which has light has gone through, and still we have assumed that light is wave and particle. Maybe there is something, the third thing, which is neither wave nor particle, light is that, but अभी हमें यही पता है कि लाइट दोनों है, ठीक है। तो ये लाइट का एक ब्रीफ हिस्ट्री है, पर हम सबकी बातें कर रहे होंगे। फिलहाल हम न्यूटन के मॉडल के हिसाब से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में हम हाइगन्स के हिसाब से इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये सब पढ़ लेंगे। फिर मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपको प्लैंक्स थ्योरी से आइंस्टाइन का जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसे एक्सप्लेन करवाऊंगा। ये हमें पढ़ना है अपने लेवल पे, ओके। मैक्सवेल्स इक्वेशंस की मैथ्स नहीं पढ़नी है, हमें थोड़ा सा पार्ट उनका देखना है कि इक्वेशंस कैसे लिखते हैं एंड सो ऑन, तो उन्हें मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में करवाऊंगा। दैट्स इट, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपन नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।